हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जेनेक एजुकेशन पर। आज का जो वीडियो है बहुत दमदार होने वाला है। यूपीपीसीएल जेई अगर आपको निकालना है तो उसका पूरा निचोड़ लेके आया हूं आपके लास्ट पेपर तक का। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें ये बताते हैं कि आपको कितने डेप्थ तक के सब्जेक्ट में जाना है। एटलीस्ट उतना तो आपको जाना ही जाना है। आप लोग सोचोगे कि सर हर साल तो यूपीपीसीएल एक्स्ट्रा ही पूछ लेता है ना, तो फिर क्या मतलब क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक्स्ट्रा पूछ लेता है, वो तो कोई भी करके नहीं जाएगा ना पेपर में, पर एटलीस्ट जितना पूछा है वो आप छोड़ के नहीं जा सकते पेपर में, ये बात तो तय है। चाहे आप आईएएस पीसीएस तक की तैयारी कर लीजिए, उसमें भी आप लोग ये चीज़ जानते हैं। किसी का भी आप इंटरव्यूज यूट्यूब पे इतने अवेलेबल है, हर बंदा ये कहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये मालूम पड़ता है, एक आइडिया लगता है कि कितने कितने टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। वो कमेंट आपका मैं पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और आपका प्यार भी जो मिलता है वो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। तो आपके लाइक से और आपके शेयर से ही हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो चलिए पहले टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सब वो टॉपिक्स हैं, एक बात याद रखना बच्चे, जो अमूमन बहुत बारीक है और नए टॉपिक्स हैं। इन्हें टीचर की भी नज़रों से जो है, लगभग बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं, मैं सबकी नहीं कहूँगा, पर काफ़ी टीचर्स इसको नहीं पहचान पाए हैं आज तक की डेट में भी कि ये टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस लगातार आए हैं। कोर सब्जेक्ट्स को तो सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इन टॉपिक्स को अगर आपने, कोई बात नहीं है, आप बस जेनिक से जुड़े हैं, आप चंद्रप्रकाश सर से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये सब एनालिसिस ऑब्वियसली फ्री है। तो बस आपने क्या करना है, इन टॉपिक्स को लिख लेना है और कवर कर लेना है। आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कोई इश्यू नहीं है। आप इन जो टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ इनको और कवर कर लीजिए, आपका पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये टॉपिक, इंडस्ट्रियल कंपनी, इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड डिफरेंट फैक्टर्स। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री और कंपनी होती है उसमें कई फैक्टर्स होते हैं ना। आपके कई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कई इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं, कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। जैसे आपके एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल कर ली, ये इंटरनल फैक्टर है, ये सब पेपर में आया है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो आपका बिजनेस कम होगा, गवर्नमेंट ने टैक्स अगर आपका कम कर दिया तो बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रीज में कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेंडरिंग एक फैक्टर होता है। टेंडरिंग कैसे करते हैं, ये इससे जुड़े हुए सवाल आपके आए हुए हैं, ठीक है। आपका मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल आपके लगातार पूछे जा रहे हैं कि मैनेजमेंट के लिए, बेहतर मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए। आपका लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चे एमएसएमई सेक्टर से, एमएसएमई सेक्टर्स से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमएसएमई में कई सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपका सर्विस सेक्टर अलग होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग होता है। तो गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कौन से सेक्टर में कितना किया है, इससे आपको जाना है, ठीक है। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के फॉर्मूलेज आप कवर कर लीजिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और इनके एप्लीकेशंस भी ना, कि इनके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। इनके एप्लीकेशंस क्या हैं कि मतलब कहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एफएम को, कहाँ यूज़ करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। ईएमएफटी से जुड़े हुए लॉज, ठीक है, ईएमएफटी से जुड़े हुए लॉज और उनके जुड़े हुए थ्योरम्स। जैसे कुछ बहुत फेमस लॉज होते हैं, इनको तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना, जैसे एम्पियर-सर्कुटाल लॉ, आपके बायोट-सेवर्ट लॉ, आपके गॉस लॉ, ठीक है। और इनके डिफरेंशियल फॉर्म है ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म में इन्हें कैसे लिखेंगे, इनके क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से फॉर्म्स इनके होते हैं, वेक्टर फॉर्म्स इनके अलग अलग तरीके से होते हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। कई बार ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से पूछा है ये कौन सा लॉ है, पर आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है उससे ना पूछ के उन्होंने अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन में पूछा है, ये आपको ईएमएफटी में कवर करना है। रिन्यूएबल एनर्जी लगातार आपकी पूछी जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जितने भी आपके नए पावर प्लांट्स ऐड हुए हैं वो सब आपको जानने हैं विद द इमेजेस। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको इनकी इमेजेस भी क्लियर होनी चाहिए कि ये कौन से रिन्यूएबल एनर्जी को बिलोंग करते हैं। मतलब कि जैसे इनका पूरा पावर प्लांट का इमेज दे देंगे, कह देंगे कि ये कौन सा पावर प्लांट है ना। तो रिन्यूएबल में क्या क्या कवर करना है बच्चे, आपको सोलर कवर करना है, आपको जियोथर्मल कवर करना है, आपको टाइडल कवर करना है, आपको विंड कवर करना है, आपको क्या कहते हैं ये सोलर, विंड, टाइडल
और आपका जो है ओशियन थर्मल पावर एनर्जी कवर करना है। ये सारे के सारे आपको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज कवर करने हैं और विद द इमेजेस याद रखिएगा। माइक्रो कंट्रोलर 8051 की बात करूं तो सारी पिन्स आपको क्लियर होनी चाहिए, उनके नंबर्स क्लियर होने चाहिए और पिन्स की फंक्शनिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आए, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट डिवाइसेस या स्विच गियर, मतलब जितने भी मेरे इक्विपमेंट हैं, डिवाइसेस हैं स्विच गियर की, उनके मेंटेनेंस कैसे होते हैं। जैसे कि सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस जब मैं करूंगा तो कौन सा टेस्ट करूंगा और कौन सा टेस्ट नहीं करूंगा, इस तरीके से सवाल आए हुए हैं। सर्किट ब्रेकर का रूटीन टेस्ट और सर्किट ब्रेकर के टाइप टेस्ट में कौन कौन से रूटीन टेस्ट के टेस्ट हैं और कौन कौन से टाइप टेस्ट के टेस्ट हैं। कौन सी डिवाइस, डीसी जनरेटर का मेरा मेंटेनेंस के दौरान क्या करेंगे, डीसी मोटर के मेंटेनेंस के दौरान क्या करेंगे, स्विच गियर के इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के दौरान क्या करेंगे। स्विच गियर का इक्विपमेंट जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, सीटी हो गया, पीटी हो गया, इनके मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सारी मोटर्स का भी ध्यान रख लीजिएगा कि मेरी जो इंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर है, इनके मेंटेनेंस में हम लोग क्या करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये सारा मेंटेनेंस आपको क्लियर होना चाहिए। मटीरियल साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके स्पेस लैटिस कितने तरीके के होते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके अपने सब पार्ट्स होते हैं जैसे एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड। तो इस तरीके से आपके मटेरियल साइंस का ये एग्जैक्ट यही टॉपिक करिए, बाकी की छोड़ दीजिए, आप यही टॉपिक करिए ना, है ना, जो बता रहा हूँ। ये आपके हर शिफ्ट में एक एक दो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल करिए, इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल करिए आप कि ये कौन सा जो है एससीसी के एग्जाम्पल कौन से हैं, बीसीसी के एग्जाम्पल कौन से हैं। फिर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए मटेरियल की, जैसे माइका की डाइलेक्ट्रिक वैल्यू पता होनी चाहिए, इम्प्रैग्नेटेड पेपर की पता होनी चाहिए, और आपका एयर की पता होनी चाहिए। हालांकि एयर की आप सभी लोगों को पता होती है, और डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ऑयल की कितनी होती है, ये सब आपको कांस्टेंट वैल्यू पता होनी चाहिए ना। अब बात करते हैं स्टीम पावर प्लांट के जुड़े हुए इक्विपमेंट्स के बारे में। बहुत पूछा, खासकर उसके एश हैंडलिंग पावर प्लांट में, कि जो राख निकलती है उसको हम लोग कैसे बाद में ट्रीटमेंट करते हैं, उसका बाद में एप्लीकेशन क्या होता है उस राख का, उस राख को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और दूसरी जगह कैसे, मतलब उसमें क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम ऐश का क्या करना चाहिए ताकि वो बाद में यूज करने पे जंग ना लगाए इक्विपमेंट्स को। तो राख को बाद में यूज करेंगे और उसमें वो किसी को जंग ना लगाए, उसके लिए ऐश में हम लोग क्विंचिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐश का हैंडलिंग पूरा सा आपको अच्छे से करना है। और दूसरी चीज, स्टीम पावर प्लांट के जितने भी इक्विपमेंट है उनकी सीक्वेंसिंग आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि इसके बगल में कौन सा है, उससे पहले कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, सुपर हीटर के बाद में कौन सा है, ठीक है, प्री हीटर के बाद में, एयर प्री हीटर के पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, इंड्यूस्ड फैन से पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है। एक बात बता दूं, बहुत डिटेल में पूछा है, मतलब हद से ज़्यादा डिटेल में ना। सारे पावर प्लांट की आपको एफिशिएंसी और पूरा का पूरा कंपैरिजन पता होना चाहिए। आपस में जितने भी पावर प्लांट के मैंने नाम लिए, जियोथर्मल, सोलर, विंड, आपका क्या कहते हैं ये ओशियन, ठीक है, टाइडल, इन सब में से किसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, एज किसकी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, किसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, तो किसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। हर एक पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्लियर होनी चाहिए। और ये सब सब्जेक्ट्स तो आमूमन सबको पता है, पर क्योंकि नए हैं तो मैं ले आया हूँ। जो मेजर मैंने टॉपिक्स बताए वो मैंने शुरुआत के टॉपिक्स बताए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। और PLC, SCADA, AutoCAD, MATLAB और IMED, ये तो अभी किसी से छुपा ही नहीं है, सब लोग जानते हैं कि ये आना शुरू हो गया है, ठीक है। आपको बताइए डिटेल्ड एनालिसिस कैसे लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करिएगा, हेल्प होगी बाकी के स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं कि सर मैं ये टॉपिक्स कैसे करूं, मैंने पहले कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, मैं ये टॉपिक्स कैसे करूं, ठीक है। या जो नए बच्चे हैं, जो अब नए बच्चे क्या कहते हैं, डिप्लोमा जिनका ख़त्म होगा या 3rd ईयर के एग्जाम्स अभी पेंडिंग रह गए हैं, तो वो बच्चे कैसे प्रिपेयर करें। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 4 तारीख यानी कि कल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में लिंक है, सेट रिमाइंडर कर लीजिए UPPCL के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि लगातार सिलेबस बदल रहा है। UPPCL का कोर्स एक अलग ही लेवल पे बहुत वास्ट हो गया है, कैसे तैयारी करनी है और कोर्स कितना वास्ट है, वो सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे उस सेशन के अंदर, ठीक है ना।
तो उस सेशन में ज़रूर आइएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो खासकर ज़रूर आइएगा, क्योंकि आप लोग ये जानेंगे कि यूपीपीसीएल क्रैक करने के लिए अभी किस लेवल पे तैयारी करनी है। ठीक है, तो यूपीपीसीएल का बैच लॉन्च हो रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा ना कि ऐसे ही बैच लॉन्च नहीं होता ना, है ना, पूरी जानकारी के साथ में, पूरी एनालिसिस और रिसर्च के साथ में बैच लॉन्च होता है ना। ठीक है, तो आप लोगों के पास एनालिसिस मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप लोग बस उस लिंक को जाइएगा, सेट रिमाइंडर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट ज़रूर करेंगे।